क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपन ने कर लिए थे और 11 से 17 में अगर कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। 11 to 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नहीं नहीं 17 कोई बुरा सवाल नहीं, ठीक सवाल है भाई। अगर आप 17 की बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपको दे रखा है बेटा 2x+1, और एरिया बाउंडेड किस किस से दे रखा है आप ऐसे समझ लीजिए, एरिया बाउंडेड एफ एक्स डी एक्स जो दे हाँ भाई। चलिए अब देखें अपन इसको, सवाल को। एक फोन में आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया होगा, है ना। आप सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो नजर आ रहा है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए आ जाइए। तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ गया? 2x+1 दे रखा है, ये इंटीग्रेशन आपको दे रखा है। अब एक्चुअली क्या है कि आप इससे अगर y निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये x² प्लस एक्स प्लस सी टाइप का कुछ आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस सी टाइप का कुछ आ जाएगा, है ना। अब ये आपके पास आ गया। अब आप समझिए, अब ये मुझे नहीं पता क्या है, ये ऑब्वियसली एक पैराबोला होगा। हाँ बेटा मैं आगे कर तो रहा हूँ यार। अब ये एक पैराबोला होगा, तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सेस पे कहीं ना कहीं कट करेगा। एक्स एक्सेस पे मतलब y बराबर 0, तो मैं y बराबर 0 करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे -1 प्लस माइनस √1 माइनस सी। आप सीधा चारे से निकाल ले, किसी से भी निकाल लें, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस सी।
तो ऑब्वियसली दोनों रूट आपके नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ आपका बनने वाला है। तो एक रूट तो आ गया आपका -1 अंडर रूट 1 माइनस सी, दूसरा रूट आ गया आपका -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस सी। अब ये जो इंटीग्रेटेड एरिया है ये आपको 4√8/3 दे रहता है। हाँ, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी उसने वैसी दी है, तो आपको अब ये -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस सी से लेके -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस सी है, और कितना है fx dx है। fx आप यही लिख दीजिए बेटा, x² प्लस 2x प्लस सी इंटू dx, और ये 4√8/3 दे रखा है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करोगे तो c आएगा, तो c आ जाएगा आपके पास, तो पैराबोला आ जाएगा। तो c निकालने के लिए उसने एक लेंदी सी अब इस कैलकुलेशन को भी आप थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। आप आसान कैसे कर सकते हैं कि आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिएगा बेटा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस c-1, तो उससे ये x+1 का होल क्यूब अपॉन 3 और c-1 x हो जाएगा। तो थोड़ी सी आसान पड़ेगी कैलकुलेशन, बाकी आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आ जाएगा। तो वो जो c की टर्म आएगी उससे अपने पर। अच्छा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है बेटा, तो इस पे मॉड लगा लेना, क्योंकि ये नीचे वाला इंटीग्रेशन है तो नेगेटिव आएगा ना बेटा। एक बार ये नेगेटिव आता है, तो उसने न्यूमेरिकल इसलिए बोला है कि भाई जो आए आप उसका साइन कंसीडर ना करें, इसलिए उसने न्यूमेरिकल वर्ड बोल दिया है ना। मतलब सवाल तो मेंस का है, पर कई बार मेंस वाले भी थोड़ा बहुत एडवांस का टच दे देते हैं। तो सवाल तो मेंस का ही है, लेकिन उन्होंने इसको क्या कर दिया है, एडवांस का टच दे दिया है। हाँ, तो मैग्नीट्यूड की बात की। चलिए, बाकी हो गए सब 3 पार्ट सेकंड के, बाकी सारे हो गए 3 पार्ट सेकंड के। चलिए, तो 3 पार्ट फर्स्ट पे आते हैं। चलिए, 3 पार्ट फर्स्ट में आइए बेटा, पहले 1 to 10 की बात करते हैं। 3 पार्ट फर्स्ट में आइए, पहले 1 to 10 की बात करते हैं। अच्छा, इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 और 5। चलिए, तो पहले 1 to 5 की बात कर लेते हैं, पहले 1 to 5 की बात करते हैं ना। तो 1 से 5 में 2 क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक दोनों बहुत आसान सवाल हैं। हाँ, पहले मैं 1 to 5 की ही बात कर रहा हूँ बेटा, फिर आगे अपन 6 to 10 की बात करेंगे। तो पहले हम 1 to 5 की बात करें। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देख, अच्छा ये बहुत आसान सवाल है बेटा, dy/dx प्लस y इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू gx इंटू जी डैश एक्स। तो ये तो सीधी सीधी इक्वेशन है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सोल्व हो जाएगा। यस और नो बोलें एक बार इस पे, जिसने पूछा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सोल्व हो जाएगा बेटा मेरे ख्याल से। यस और नो बोलें, आगे करना है कि नहीं करना है मुझे। अब इतनी देर तुम बोलने में लगाओगे बेटा, इतनी देर में तो सोल्व ही हो जाएगा। gx को टी लेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर टी। अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। यस और नो। आप लिख रहे हो आगे हो जाएगा, अब तो मैंने सोल्व कर दिया पूरा, आप क्या लिख रहे हो आगे हो जाएगा। अब तो सोल्व नहीं कर दिया, टी की पावर टी तो मुझे याद ही कर रखा है, की पावर टी t-1 नहीं याद कर रखा है क्या, इसकी जगह gx डाल दूंगा। चलो, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो 5 पे आओ। 5 भी सीधा है बेटा, ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही दे रखा है, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए था ये। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है बेटा सीधे सीधे, और नीचे x² - 1 x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, है। और fx निकल जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन तो निकल ही जाएगा वापिस, fx की वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर देना, सीधा सा आंसर आ जाएगा। आयोटा आ रहा है, आयोटा कहाँ से आ जाएगा बेटा fx में, है ना। कोई आयोटा वायोटा नहीं आ रहा है, तुमने कुछ गलत गलत इंटीग्रेशन कर दिया होगा, है ना। आयोटा नहीं आ रहा बेटा कुछ। 6 to 10 में आते हैं बेटा, 6 to 10 में बोलो।
क्वेश्चन नंबर 8 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पहले तो क्या है, कंसीडर द ऑल फैमिली ऑफ सर्किल, सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x। सेंटर y इक्वल्स टू x पे लाई कर रहा है। इफ दिस फैमिली ऑफ सर्किल इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेंटर y बराबर x पे लाई कर रहा है, तो बस सीधा सा सवाल है ना, सेंटर y बराबर x पे लाई कर रहा है मतलब अल्फा कोमा अल्फा सेंटर ले लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 8 में, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट 2 आ गए बेटा, तो ऑर्डर भी 2 आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, 2। एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2। बस हो गया ना आपका काम। अब 2 बार डिफरेंशिएट करके आपको कैसे कैसे करके क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इससे कंपेयर कर देना। तो डबल डेरिवेटिव का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा p हो जाएगा, डेरिवेटिव का कांस्टेंट q हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को 1 बना लेना, बस यही करना है। क्लियर है, हो जाएगा 8 मेरे ख्याल से, सिंपल सवाल। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया उसमें। 10 में क्या है, ये भी आसान है। देखो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 10 को इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके फैक्टर हो रहे हैं शायद, ये एक तो बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये बन रहा है। तो ये तो अच्छा, अब ये देखो आपको मैंने कितने से समझाया है, ये dy बाई डी एक्स में नहीं बनेगी बेटा, ये dx अपॉन dy में बनेगा। तो dx अपॉन dy में कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर। बस हो गया काम। अब तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy, इसको इधर लिया है बेटा, x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ पे चूंकि पूरा y का फंक्शन रखेंगे, तो x प्लस 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो बेटा। तो x प्लस 2 का स्क्वायर dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 1 बाय वाई इक्वल्स टू 1 बाय वाई। अब आपको समझ में आ गया ये किस में कन्वर्ट हुआ। आप किसको t ऐड करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को कितना ले लेंगे t, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx अपॉन dy बराबर dt अपॉन dy। हो जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आसान से सवाल। मैंने कहा ना, आपको वेरिएबल, सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अलावा कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वेरिएबल सेपरेबल पे ध्यान दो, है ना। उससे एज इट इज क्वेश्चन में चेंज आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, एलसीडी हुआ, वेक्टर 3D हुआ, इनके तो क्या है, क्वेश्चन को घुमा फिरा ही नहीं सकता वो, बहुत ज्यादा लगभग सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद 11 to 15 पे आइए बेटा, 11 to 15 पे आइए। 11 to 15 में क्या पूछना है, क्वेश्चन नंबर 12। 11 to 15 में क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या है, अच्छा हाँ, इसमें एक्चुअली इसने ऑप्शन थोड़े से बिगाड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में इक्वेशन तो ठीक दी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से जो ऑप्शन दिए ना, वो थोड़े से डिस्टर्ब करके दे दिए हैं। तो वो ऑप्शन टू ऑप्शन थोड़ा सा चेक करना, उसमें वो है, ये है e की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू कितना है, जी डैश एक्स। तो अब आप इसको ऐसे देखिए, e की पावर माइनस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू e की पावर माइनस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो आप जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे बेटा, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो e की पावर माइनस एफ एक्स है, ये e की पावर क्या है, माइनस जी एक्स है, प्लस सी हो गया। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, है ना। अब जैसे आपको x बराबर 1 पे e की पावर माइनस एफ ऑफ 1 होता है, तो एफ ऑफ 1 की शायद वैल्यू दे रखी है 1, तो e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस जी ऑफ 2 जी ऑफ 1
प्लस कितना आ जाएगा सी, और एक x बराबर 2 पे e ऑफ माइनस एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू माइनस g ऑफ 2 आपको दे रखा है, तो g ऑफ 2 हो जाएगा ये, g ऑफ 2 आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस सी हो जाएगा। अब जैसे दोनों को पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। फिर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि भाई आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, G1 की निकालनी है, F2 का निकालना है, तो वो थोड़ा सा वैल्यू के एडजस्टमेंट से आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद पूछिए 12 के बाद और क्या है, 11 to 15 में 12 के बाद और कुछ, थर्टीन और 14 का बी। चलिए पहले 13 पे आते हैं, 13 में क्या है, अच्छा लेबनीज वाला सवाल है, ठीक है, तो वही लेबनीज है 13 में, तो क्या दे रखा है अपने को 13 में, ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 0 टू x e की पावर x माइनस t f ऑफ t dt। तो देखिए e की पावर x तो बाहर आ जाएगा, हम चाहें तो पूरी इक्वेशन को e की पावर माइनस x से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसे अगली स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट एफ एक्स बन जाएगा। अगर आप e की पावर x को रिमूव नहीं करेंगे तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, और बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इंटीग्रेशन में एफ एक्स मौजूद रहेगा, और अगर आप इसको सिंगल फंक्शन बना लेंगे तो अगली स्टेप में इंटीग्रेशन करते वक्त ये एफ एक्स हो जाएगा। तो अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स, अच्छा मैंने दोनों का कर दिया, e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस 2x, और ये बेटा हो गया आपका एफ एक्स, ये आपका क्या हो गया एफ एक्स। सही लिखा मैंने, बस ठीक है। तो अब आप चाहें तो अगेन e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी। अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा, यहाँ पे e की पावर माइनस टी भी है बेटा, तो e की पावर माइनस एक्स भी है, तो e की पावर माइनस एक्स को तो हटा देते हैं अपन, तो e की पावर माइनस एक्स को हटाएं तो देखो ये माइनस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2x प्लस एफ एक्स। अब मैंने आपको क्या रखा है, ये y डाल दीजिए, ये dy बाई डी एक्स हो गया, तो माइनस 3 प्लस 2x प्लस y, तो मेरे ख्याल से कर लोगे, तो dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। पहले लेबनीज और लेबनीज से फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फंक्शन मिल जाएगा और कम हो जाएगा। चलिए हो गया, टी को एक्स में, अरे नीरज कुमार बेटा टी को एक्स में थोड़ी ना लिखा है, डिफरेंशिएट किया ना तो लेबनीज लगाएंगे ना, लेबनीज लगाएंगे तो ये ऊपर वाली लिमिट पुट की डिफरेंशिएशन 1 और जीरो वाला 0, लेबनीज भूल गए क्या भाई, दोनों में एक एक सवाल करवाया भी मैंने लेबनीज का, ऐसे मत भूलो। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 14 के बी पे, है ना, चलिए 14 के बी पे आते हैं। 14 का बी ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो पहले तो वही 14 में भी फंक्शन निकालना पड़ेगा, तब हम इसके ए बी ऑप्शन की कुछ बात कर पाएंगे। तो पहले 14 में हम फंक्शन निकालते हैं, 14 दे क्या रखा है, अच्छा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इसमें, तो 14 में दे रखा है लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, और क्या दे रखा है एफ एक्स साइन टी माइनस एफ टी साइन एक्स अपॉन कितना हो गया टी माइनस एक्स,
t माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो वही यहाँ आप देखेंगे 0/0 फॉर्म है, तो आप LH रूल लगा दीजिए, तो लिमिट t टेंड्स टू x। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, t वेरिएबल है, t वेरिएबल है तो ये एफ एक्स साइन टी का कॉस टी माइनस एफ डैश टी साइन एक्स एज इट इज, और नीचे वाले t का 1 x का 0। वेरिएबल t है बेटा, x नहीं है, t टेंड्स टू x, t वेरिएबल x कांस्टेंट इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब t की जगह x डाल दीजिए, तो एफ एक्स कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो एक आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन रही है, y cos x माइनस dy बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, और सोल्व करिए, देखा क्या आ रहा है। फिर शायद हो सकता है एक्सपेंशन वगैरह का कुछ यूज करना पड़े, क्योंकि वो जिस टाइप की टर्म दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर एक्स सिक्स, तो ये मेरे ख्याल से एक्सपेंशन से ही बननी चाहिए। करो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके देखो क्या बन रहा है, नहीं तो फिर एक्सपेंशन की मदद लेके सोचेंगे कुछ। करो बेटा करो, इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या बनाते हो तुम। आ रहा है क्या, देखो ये फाइनली तुम्हारा जो एफ एक्स आएगा वो माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कर लोगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व। अब देखो ये साइन एक्स आ गया, तो ये इस तरह की टर्म एक्सपेंशन से आती है बेटा। तो साइन एक्स का एक्सपेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस कुछ टर्म आएगी, है ना, प्लस कुछ टर्म आएगी, समझना मेरी बात, प्लस कुछ टर्म आएगी जो भी आएगी। तो ये एफ एक्स हो गया तुम्हारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4/6 माइनस कुछ टर्म आ जाएगी, माइनस कुछ टर्म आ जाएगी। तो ये एफ एक्स दिस माइनस है बेटा, इसका मतलब एफ एक्स इज लेस देन दिस। ये छोटा बोलना एक बार, एफ एक्स इज लेस देन दिस हो जाएगा। यस और नो बोले बेटा जो पूछ रहे हैं वो। इस तरह के टर्म जनरली एक्सपेंशन वगैरह से ही बनाता है, वो अपना होता है। चलिए फिर और आगे बढ़िए बेटा, 14 के बाद 17 तक में और कुछ पूछना तो पूछिए। इसके बाद बोलिए बेटा, 14 के बाद कुछ है कि आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, क्या है। अरे तो एक्चुअली इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए बेटा, इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए। एक तो वो वाला है इसकी जो अपन शुरू में करते हैं ना, ये वो ना एक्स वाई की इक्वेशन है, तो हमें ना ये वही वाला सवाल एक्चुअली बेसिकली इसको यहाँ डालने से तो कोई, ये अपन ने शुरू में उसमें उसमें कर रखे हैं बेटा। ये एलसीडी के लास्ट में किए थे ना अपन ने, अननोन इक्वेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलसीडी के लास्ट में किए थे, वो वाला सवाल है मेनली। एलसीडी के लास्ट में अपन ने कर रखे हैं ये, वो वही सवाल है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई।
ये है बेटा अपने पास, है ना। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि देखो, एक तो हमें F00 दे रखा है ना। तो अपन इसमें वो नहीं करते, y बराबर 0 पुट कर देते हैं, तो एक इक्वेशन आ जाती है अपने पास, एफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। तो देखो, मुझे इसमें एफ जीरो और एफ डैश जीरो की जरूरत है, तो एफ जीरो और एफ डैश जीरो की जरूरत है, तो निकाल लें फिर एक्चुअली एफ जीरो और एफ डैश जीरो। तो देखो, एफ डैश जीरो तो वन में मैं पुट कर देता हूँ एक्स बराबर वाई बराबर जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो और एफ ऑफ जीरो, ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो। अच्छा, एफ ऑफ जीरो तो दे रखा है बेटा, देखो एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, एफ ऑफ जीरो वन दे रखा है, तो एफ ऑफ जीरो अगर आप वन डाल देंगे, एफ ऑफ जीरो अगर आप वन डाल देंगे, तो एफ डैश जीरो आपके पास हाफ आ जाएगा बेटा, एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा, हाफ डाल देंगे। अब एफ डैश जीरो हाफ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, बस अब तो हो जाना चाहिए, y इक्वल्स टू वाई, एफ डैश जीरो हाफ आ गया बेटा, और ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये सीधा सा सवाल बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई टू। कर लोगे मेरे ख्याल से, अब तो हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है ना। तो बस एल एन वाई बराबर कितना आ गया, एक्स बाई टू, एल एन सी ले लो, तो वाई बराबर सी की पावर एक्स बाई टू, एफ ऑफ जीरो जीरो है बेटा, एफ ऑफ जीरो वन है, सॉरी, तो एफ ऑफ जीरो वन है, तो सी वन हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स बाई टू, एल एन एफ एक्स या एल एन वाई आपका एक्स बाई टू हो जाएगा बेटा, फोर पे वैल्यू टू आ जाएगी। और कुछ, 16 के बाद ये 17 18 हो गए। चलिए, 17 तो बेटा सीधा सा ना, ये अपन ने क्लास में भी कई बार किया है, वो टेंजेंट नॉर्मल वाला सवाल है। 17 वो टेंजेंट नॉर्मल वाला सवाल है, जो मैंने कई बार बताया है आपको, वो जिसपे अपन ने 3 और 2 5 स्टार लगाए थे, 3 और 2 5 स्टार लगाए थे, वही वाला सवाल है। कोई कर्व ले लो, कोई भी कर्व ले लो, मुझे नहीं पता कौन सा कर्व है, 1,0 पे लाई कर रहा है, और इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन, किसी पॉइंट पे टेंजेंट है जो इसको वाई पी पे मिल रही है, ये एक्स कोमा वाई है, और है ना, वाई पी जो डिस्टेंस है वन दे रखी, तो अपन ने नहीं पढ़ा था, वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,y-mx, तो ये डिस्टेंस वन दे रखी है, इसका मतलब अंडर रूट जीरो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर वन हो जाएगा। तो आगे करने की जरूरत है, तो एक आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एम मतलब डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल, आज इसके बाद वेक्टर थ्री डी है, कोर्स प्लान में क्या है, डिफरेंशियल के बाद वेक्टर थ्री डी, अच्छा वेक्टर थ्री डी तो शायद कोर्स प्लान में पहले था ना। हाँ, तो चलिए हो गया हो तो डन बोलिए बेटा, फिर रख करके आगे बढ़ेंगे।
3 चैप्टर कौन से बाकी हैं भाई? अभी 2 ही तो बाकी है, वेक्टर, 3D और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग तो बेटा एक दिन का चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए मत परेशान होंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक दिन पढ़ा देंगे किसी भी दिन, है ना। आपके पेपर के पहले, बोर्ड के पेपर के पहले एक दिन पढ़ा देंगे एलपीपी। एलपीपी की टेंशन मत लीजिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग तो डिलीट है। लीनियर प्रोग्रामिंग हटा दिया क्या एनसीईआरटी ने? है ना। हाँ तो पढ़ा देंगे, वो तो एक दिन का है, उसके लिए तुम परेशान मत हो। वो लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक दिन मैं बैठूंगा, 4 सवाल कराऊंगा, जिसमें एलपीपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मत परेशान होंगे। हाँ, खुद से भी पढ़ सकते हैं और खुद से नहीं भी पढ़ सकते हैं तो हम करा देंगे, कोई इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए। हाँ, तो नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर एंड 3D। नहीं आता एलपीपी तो भी करवा देंगे ना, बोल तो दिया। अब एक बार को बार बार बोलोगे तो उससे क्या होने वाला है? तो बोला है करवा देंगे तो करवा देंगे, है ना। चलिए, वेक्टर एंड 3D पे हम आ जाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन तो अब हटा, एक्चुअली दो टॉपिक है, बाइनरी ऑपरेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। दोनों पर्टिकुलर बोर्ड के टॉपिक है, मेंस एडवांस में इनका कोई यूज नहीं है। एक एक दिन के, मतलब एक एक दिन भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, आधे आधे दिन के टॉपिक है, वो किसी भी रोज करवा देंगे ना। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम, है ना। दोनों तो क्या है, बोर्ड के टॉपिक है। तो वो क्या है कि मैं एक रोज तुम्हारी इकट्ठी ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, सुबह वाले शाम वालों की सबकी, है ना। और सबको एक साथ बुला के और एक ही दिन में पढ़ा के उसको फ्री कर देंगे। तो एलपीपी और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो, बाइनरी एलपीपी दोनों एक दिन या एक डेढ़ दिन में मैं। हाँ, तो जेई के नहीं है बेटा, बाइनरी और एलपीपी दोनों प्योरली बोर्ड रिलेटेड चैप्टर हैं। उनका मेंस एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन चैप्टर को हम किसी भी दिन एक या डेढ़ लेक्चर में दोनों को पढ़ा देंगे। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कोई उसमें बहुत ज्यादा है भी नहीं, है ना। चलिए, तो चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए बेटा, वेक्टर एंड 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। चलिए, देखिए, ये आपने देखा बेटा, ये क्या होती है लाइन, ये क्या होता है लाइन सेगमेंट, ये होता है लाइन सेगमेंट, है ना। ये होती है इस तरह की आपकी डायरेक्टेड लाइन, ये होती है आपकी डायरेक्टेड लाइन। और एक मैं बनाता हूं आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब ये लाइन का एक पार्ट होता है, लाइन, ये लाइन, और इसका एक पार्ट, ये हो गया आपका
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है ना बेटा, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम बोलते हैं वेक्टर। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है इसे बोला जाता है सपोर्ट लाइन। इसे क्या बोला जाता है? सपोर्ट लाइन। इस ए को हम बोलते हैं इनर्शियल और टेल। टेल और इनर्शियल पॉइंट। टेल और टेल और इनर्शियल पॉइंट। और इसको बोलते हैं बेटा हेड और टर्मिनल पॉइंट। ये डायरेक्शन ये होती ना, तो ये ऊपर की डायरेक्शन है तो इसे बोलते हैं हेड और टर्मिनल पॉइंट। इसे टेल और इनर्शियल पॉइंट। ये रेड कलर की जो डोटेड लाइन नजर आ रही है उसे बोलते हैं सपोर्ट लाइन, है ना? इसके करस्पॉन्डिंग ये बढ़ रहा है। और ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है इसे ही क्या बोला जाता है? वेक्टर। तो यहाँ तक लिखिए, फिर मैं नीचे कुछ लैंग्वेज लिखूंगा। यहाँ तक लिख के डन बोलेंगे, फिर अपन नीचे कुछ लैंग्वेज में लिखते हैं। हो गया? चलिए, तो नीचे लिखिए बेटा, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. Vector is a physical quantity which has magnitude as well as direction. Vector is a physical quantity which has magnitude as well as direction. Vector is a physical quantity which has magnitude as well as direction. Denoted by denoted by denoted by vector AB और A vector. आप उसको ए बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी और ए वेक्टर। इसको ऐसे पढ़ते हैं वेक्टर ए बी, और इसको बोलते हैं ए वेक्टर, या वेक्टर ए बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर लिखना, ये लिखिए, डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर और ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड फिर आगे लिखो कंटिन्यू करके, एंड इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड का मतलब है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। एंड इट्स मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय मॉड ए बी और मॉड ए। एंड इट्स मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए बी और मॉड ए। लिख लिया हो तो डन बोले, रफ करके आगे बढ़ेंगे।
चलिए, इसके बाद एक कुछ छोटी छोटी बातें हमें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहले तीन चार छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, फिर इनके सवाल करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इसमें लिख दो। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के डेफिनेशन में लिखो, वेक्टर whose inertial and terminal point are same. Vector whose inertial and terminal point are same. Vector whose inertial and terminal point are same. Vector whose inertial or terminal point are same. Vector whose inertial and terminal point are same. That is magnitude is zero. That is magnitude is zero. Vector whose inertial and terminal point are same, that is magnitude zero, है ना। तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या हम ऐसे कह रहे हैं कि इनर्शियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम, तो फिर वो क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो वेक्टर हुज इनर्शियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, दैट इज मैग्नीट्यूड जीरो, इज नोन एज जीरो वेक्टर। दूसरी डेफिनेशन लिखें बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में लिखें, एक मिनट, हाँ, फिर लिखिए बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में लिखिए, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। हाँ, वन, वन। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। यहाँ बेटा एक जानकारी और लिखें आप, स्टार बना के थोड़े अलग कलर के पेन से लिखें, है ना। स्टार बना के अलग कलर के पेन से लिखें। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, unit vector in the direction of vector A is denoted by a cap and defined as a cap होता है बेटा वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। a cap क्या होता है? वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, वेक्टर A अपॉन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A is denoted by a cap and defined as a cap equals to वेक्टर A अपॉन मॉड A, वेक्टर A अपॉन मॉड A, है ना? ये डेफिनेशन होती है। ये लिखा आपने, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप एंड डिफाइंड एज ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये इसका यूनिट वेक्टर होता है, आप ऐसे समझिए। जैसे ये आप तो लिख लिया ना आपने, इन पे मैं सवाल भी कराऊंगा, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बातें हैं जो अपन लिख लें, फिर अपन वन बाय वन थोड़े से सवाल करेंगे, है ना? फिर वन बाय वन अपन सवाल करेंगे, और कहो तो एक आध सवाल बीच में भी करा सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि अपन सारे सवाल बाद में ही करेंगे। अपन चाहें तो एक आध सवाल बीच में भी कर सकते हैं, है ना? जैसे एक सवाल चाहो तो यहाँ पे लिख लो, एक छोटा सा सवाल लिख लो। ये एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत बेसिक चीजें एक साथ इसलिए लिखा रहा हूँ कि भाई जब आप रिवीजन करोगे तो पहले एक बार सारी चीजें आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा अपन पहले लिख लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ है फिर सवाल है, लिखा हुआ है फिर सवाल है, लिखा हुआ है फिर सवाल है, तो वो रिवीजन करते टाइम थ्योरी रिवाइज करने में क्या होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा होती है। तो इस वजह से ज्यादा ठीक रहता है कि पहले हम थोड़ा सा लिख लें और फिर उसके बाद अपन उसको करें, तो वो ज्यादा ठीक रहता है ना? चलिए ठीक है। तो अभी अपन सवाल थोड़े लास्ट में करेंगे, पहले अपन हाँ छोटी छोटी बातें हैं जो अपन लिख लें, फिर एक साथ इनका यूज सीख लेंगे अपन, है ना? अच्छा, इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, ऐसे समझिए, इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं ये मैं समझाता हूँ, लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं। तो अब जैसे ये कोई कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये इससे बाहर आ जाएगा बेटा, ये इससे बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, आ जाएगा वन। यस और नो बोले, वन आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर ए के किससे रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो ये यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर के बाद अगली डेफिनेशन पे आते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर के बाद अगली डेफिनेशन पे आते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर इसमें लिखिए, टू और मोर वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल, two or more vector are called co-initial if their inertial point are same. Two or more vector are called co-initial if their inertial point are same. Two or more vector are called co-initial if their inertial point are same. Co-initial if their inertial point are same. ऐसे जैसे दो वेक्टर मान लीजिए टू और मोर वेक्टर, ये दो वेक्टर को-इनिशियल होंगे अगर इन दोनों का इनर्शियल पॉइंट क्या होगा, सेम। जैसे ये ए ले लिया, ए बी और ए सी, ये दो वेक्टर ले लिए मैंने, तो ये कोइनिशियल वेक्टर होंगे क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। हाँ, टेल सेम होगी, है ना, मीनिंग टेल सेम है। तो दो वेक्टर की टेल सेम है तो इन्हें कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। दो हों, दो से ज्यादा वेक्टर हों, अगर उनकी टेल सेम है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। कोइनिशियल वेक्टर होता है। एक आता है बेटा अपने पास कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में लिखूं, कोलिनियर वेक्टर में लिख रहे हैं बेटा, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर if they are parallel to some, if they are parallel to same line. Two or more vector are called collinear if they are parallel to same line. Two or more vector are called collinear if they are parallel to same line. हाँ, two or more vector are called collinear if they are parallel to same line. Two or more vector are collinear if they are parallel to same line. फिर यहाँ पे भी एक जानकारी लिखें जिससे सवाल बनता है, पैरेलल टू सेम लाइन, एक ही लाइन के पैरेलल हैं। एक जानकारी यहाँ पे भी लिखें छोटी सी, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर या पैरेलल में बोलूं एक ही बात है, वेक्टर में कोलिनियर पैरेलल एक ही चीज होती है, तो होंगे तो ए बराबर किसके होगा, लैम्डा बी। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो मैं किसी भी एक को दूसरे के लैम्डा मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूं। टू वेक्टर ए बराबर कितना होगा, लैम्डा बी, ए बराबर कितना होगा, लैम्डा बी। हाँ, इसमें लैम्डा कोई भी पैरामीटर वैल्यू हो सकती है, लैम्डा 2, 3, -1, 2 किसी तरह की वैल्यू। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इसमें लिखिए टू वेक्टर्स are called equal if they are, two vectors are equal, two vectors are equal if they are equal in magnitude as well as direction. Two vectors are equal if they are equal in magnitude as well as direction, equal in magnitude as well as direction. Two vectors are equal if they are equal in magnitude as well as direction. They are equal in magnitude as well as direction. They are equal in magnitude as well as direction. लिख लिया बेटा, two vectors are equal if they are equal in magnitude as well as direction. लिख लिया हो तो डन बोले बेटा, आगे बताऊंगा कुछ और। इसके बाद आते हैं अपन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इसमें लिखिए if O is a fixed point, is a fixed point in space, fixed point in space, then for any point P, then for any point P,
then for any point P, OP equals to A vector, OP equals to A vector, OP equals to A vector is called position vector of P, is called position vector of P with respect to origin. Position vector of P with respect to origin. इसका क्या मतलब है वो समझो। हम ये कहते हैं कि आप जब भी स्पेस में मतलब एक्स वाई और जेड, 3 पॉइंट हो गए आपके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी पॉइंट पी की बात करेंगे, किसी पॉइंट पी की बात करेंगे, पी की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड पी की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में जब भी आप किसी पॉइंट पी की बात करेंगे, एक्स वाई जेड की बात करेंगे, तो एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन के लिए, ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट होगा। तो जब भी हम किसी पॉइंट पी की बात करेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट होगा ओरिजिन, और एक वेक्टर बनेगा, कौन सा, ओपी वेक्टर, एक वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर। और इस ओपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इस ओपी बराबर ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, और इसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। इसे क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एंड एक्स आई वाई जे जेड के आर कॉल्ड vector component of A, are called vector component of A with respect to axis, with respect to और यहाँ पे ये भी लिख लें, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इसको लिख के डन बोलेंगे तो मैं एक यहाँ पे क्यूबॉइड और बनाऊंगा, एक डायग्राम बना के, और हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। with respect to axis, with respect to axis, with respect to axis लिखा हुआ है बेटा, यहाँ with respect to origin लिखा हुआ है।
चलिए लिख लिया हो तो डन बोले बेटा। हाँ नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ। एक्चुअली मैं जिस मोबाइल से आपके क्लास ले रहा हूँ उस पर कोई कॉल आ जाता है, तो कई बार कोई ऐसा कॉल आ जाता है तो मुझे अटेंड ही करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे मैं कॉल अटेंड करता हूँ ब्लूटूथ लगा के, तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है, इसी मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है और इसी पे कॉल आ जाता है। अब कई वैसे तो मैं क्या होता है अननोन नंबर का कॉल उठाता नहीं, पर कई बार कोई नोन कॉल आ जाता है ऐसा जिसको उठाना जरूरी होता है, तो फिर उसको उठाना पड़ता है। चलिए लिख लिया आपने ये, डन हो गया हो तो बोलिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा और इसको अपन डिटेल में समझते हैं। तो इसको समझिए कि जब भी आप ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब आप समझिए कि जब भी आप किसी पॉइंट पी को लेते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड ले लीजिए या अल्फा बीटा गामा ले लीजिए। तो जब आप इस पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड को लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक 3 डायमेंशन फिगर बनती है, ये ओरिजिन होता है आपका। तो इसका मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड का मतलब क्या होता है कि जो एक्स एक्सेस पे पॉइंट है, एक्स एक्सेस पे पॉइंट है, वो हो जाएगा आपका एक्स जीरो जीरो। जो एक्स एक्सेस पे पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स जीरो जीरो। या एक्स वाई जेड की जगह आप ए बी सी भी ले लें, जो यहाँ पे पॉइंट है ये जीरो वाई जीरो हो जाएगा। जो जेड एक्सेस पे पॉइंट है वो जीरो जीरो जेड हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। जैसे अपन 2 डायमेंशन में नहीं पढ़ते थे, एक्स कोमा वाई है तो एक्स वाला हो जाता था जीरो कोमा एक्स और वाई कोमा जीरो, ऐसे ही ये जेड एक्सेस पे हो जाते हैं। तो जैसे आप इस पॉइंट को लोगे ये हो जाएगा, ये आपका हो जाता है एक्स जेड प्लेन, ये हो जाता है आपका एक्स वाई प्लेन, ये हो जाता है आपका वाई जेड प्लेन, ये हो जाता है आपका वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो जाता है, वाई जेड प्लेन हो जाता है। अब ये एक्स जेड, ये एक्स वाई और ये वाई जेड प्लेन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसे ये अगर एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में जब आप कोई पॉइंट लोगे, तो जैसे ये क्यू पॉइंट हो गया है ना, तो ये क्यू पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। जैसे इसको आप आर ले लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कोमा वाई कोमा जेड, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन है। और ये आपका एक्स जेड प्लेन है तो एक्स कोमा जीरो कोमा जेड इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, है ना। आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, नहीं नहीं, ऑल, किसी के लिए भी जब भी आप वेक्टर या 3D में किसी पॉइंट की बात करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में पूरी कहानी बनती है। मतलब एक पॉइंट होगा ओ जीरो जीरो जीरो, ये एक वेक्टर बनेगा ओपी बराबर ए। जैसे अपन एक्स वाई एक्सेस पे कोई लाइन की बात नहीं करते थे क्या, तो लाइन मतलब एक्स वाई एक्सेस आ गए। तो ऐसे ही जब यहाँ पे किसी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे मतलब पूरा एक 3D डायग्राम उसका आज अपने पास आ जाता है ये। अब जैसे यहाँ पे समझे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है वाई बराबर जीरो जेड बराबर जीरो। जैसे 2 डायमेंशन में एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती थी वाई बराबर जीरो, तो यहाँ पे वाई बराबर जीरो के साथ जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस क्या हो जाएगी, जेड बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो। और इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस अगर आपको चाहिए, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सेस आपको चाहिए तो एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो होगी, ये होगी, ये आपकी एक्सेस की इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे। इसी तरह आपको इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन की चाहिए, एक्स वाई प्लेन, तो आपका z इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो x इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन,
y इक्वल टू 0 हो जाएगी, ये हो जाती है। है ना? अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सेस अगर आपको चाहिए तो वो होती है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे तो 0 हो जाएगी, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से नहीं देख सकते, जैसे एक्स एक्स तो सेम है तो इसको तो छोड़ो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यस और नो बोलें इसके लिए एक बार। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सेस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सेस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सेस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हाँ, जैसे भी समझना चाहे, डिस्टेंस फॉर्मूले से समझना चाहे, जैसे 3D का डिस्टेंस फॉर्मूला अब लिखवाऊंगा मैं, बट अभी हम वैसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे एक्स तो सेम है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो वाई और जेड ही तो चेंज हो रहा है, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए, लिख लिया हो तो डन बोलेंगे बेटा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन। वो सब मैं लिखवा दूंगा बेटा, वो आप चिंता ना करें, मैं सब लिखवाऊंगा, आप बस लिख लिया हो तो डन बोलें। अपन जब शुरुआत कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं आता है, और कुछ नहीं आता है तो मैं एक एक चीज आपको लिखवा रहा हूँ, है ना, कि भाई चीजें जनरलाइज होगी तो क्या बनेगी, इसीलिए एक एक चीजें लिखवा रहे हैं, ताकि हम ये मान के चल रहे हैं ना कि कुछ नहीं आता है, तभी तो ये इतना सारा एक एक छोटी छोटी चीज लिखवा रहा हूँ मैं आपको। चलिए, अब आप लिख लिया हो तो डन बोल लीजिए, मैं रफ करके आगे बढ़ूंगा। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लो, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लो। पहले ट्राइंगल लो की बात करते हैं। ट्राइंगल लो क्या कहता है वेक्टर में, ट्राइंगल लो, इफ वी ज्वाइन head of one and tail of other vector, if we join head of one and tail of other vector, if we join head of one and tail of other vector and construct a triangle and construct a triangle and construct a triangle, if we join head of one and tail of other vector and construct a triangle, then एक वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को ऐड करें, तो देखो दिस इज ए बी एंड बी सी, ये इस तरह का एडिशन, एक का तो हेड है यहाँ पे देखो और दूसरे की यहाँ पे क्या आ रही है टेल, तो अगर हम एक की हेड
और दूसरे को टेल को ज्वाइन करें, हेड और टेल को ज्वाइन करें और एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें। क्या कंस्ट्रक्ट करें? एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें। तो ट्राइंगल लो क्या कहता है? ट्राइंगल लो ये कहता है कि ये जो ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है, ये आपका किसके बराबर होने वाला है बेटा? ए सी वेक्टर। ये किसके बराबर होने वाला है? ए सी वेक्टर। ये आपका ट्राइंगल लो कहता है। आप इसको ऐसे भी लिख समझ सकते हैं कि जैसे अगर तीन वेक्टर आपने ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। आप ये बोलें, आप ये बोलें, एक ही चीज, डायरेक्शन ऐसे होगी ना, तो ए प्लस बी प्लस, भाई ए प्लस बी बराबर माइनस सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। लिख लिया? पैरेललोग्राम लॉ और लिख लेते हैं। इन सबके एग्जांपल लूंगा बेटा मैं अभी, हाँ, इन सबके एग्जांपल लेंगे अपन, लेकिन अभी हम सिर्फ थोड़ा सा बेसिक बेसिक एक साथ लिख रहे हैं, फिर हम एग्जांपल लेंगे, हर चीज को समझेंगे। चलिए इसके बाद हम लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में आइए, if we join tail of two vectors, if we join tail of two vector, if we join tail of two vector, if we join tail of two vector and construct a parallelogram and construct a parallelogram, then and construct a parallelogram then। अब अगर हम दो वेक्टर के टेल को ज्वाइन करें, टेल को ज्वाइन करें कुछ इस तरह, ये मैंने दो वेक्टर की क्या ज्वाइन की? टेल। दिस इज ए ले लिया, इसको मान लीजिए बी ले लिया, मैंने दो वेक्टर की क्या ज्वाइन की बेटा? टेल ज्वाइन की। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप दो वेक्टर की टेल ज्वाइन करें, टेल को ज्वाइन करने का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया, उसमें एक का इनिशियल और एक का टर्मिनल पॉइंट सेम किया था। और अगर आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें, ये आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें, तो अगर आप ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका जो बड़ा वाला डायगोनल होगा ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और जो ये वाला डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल हो जाएगा बेटा ए माइनस बी, ये वाला डायगोनल हो जाएगा ए माइनस बी। अब आप इसको, ये बेसिकली ट्राइंगल लॉ से ही बना गया है पैरेललोग्राम लॉ। ये ए प्लस बी कैसे हो जाएगा? मैं इस तरफ लिखूं इसको, थोड़ा आपको कंफ्यूजन दिखता होगा, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी। अब आप समझिए ए प्लस बी कैसे है, बहुत आसान है, ये बी है तो ये भी बी होगा, इफ दिस इज बी वेक्टर देन पैरेलल वेक्टर इज आल्सो बी, और ये बी है, ये बी है, तो ये वापस कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। और देखो इन दोनों का सम बी और ए माइनस बी ये आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ट्राइंगल लॉ की जनरलाइज फॉर्म है, और ट्राइंगल लॉ से ही क्या बना है? पैरेललोग्राम लॉ बनता है कि अगर हम दो वेक्टर के टेल को जोड़ें और एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो एक डायगोनल हो जाता है ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल हो जाता है ए माइनस। ठीक है, एक आध दो बात और लिखनी है अपने को
वो अपन अगली क्लास में लिखेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे आप ये बताइए कि हमने डीपीपी कहाँ तक कर लिए। आई थिंक डीपीपी नंबर 23 तक अपन कर चुके हैं। एक बार यस और नो में बोलिएगा, 23 तक अपन कर चुके हैं क्या, यस और नो में बोलिए। कहाँ तक हम डीपीपी कर चुके हैं, 25 तक कर चुके हैं। 25 तक हम कर चुके हैं। मुझे दो जनों ने अभी रिप्लाई दिया है 25 का, एक तो जयदेव ने दिया है, बाकी लोगों को नहीं याद है क्या। एक बार डीपीपी ओपन करके देखें, जयदेव और अखिलेश दो जनों का आया है मेरे पास कि 25। एक आध जना और कंफर्म करो बेटा, क्या 25 तक कर ली है अपन ने। ठीक है, 25 तक अपन ने कर ली है। चलिए, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कल एक तो आपको डीपीपी नंबर 26 करके आना है। अच्छा, बाइनोमल और परम्यूटेशन की कितने सवाल है, ज्यादा है क्या इसमें। नहीं, 10 ही सवाल है ना, तो ठीक है। तो कल एक तो डीपीपी नंबर 26 करके आना है, डीपीपी नंबर 26। और डिफरेंशियल की शीट में दूंगा। देखिए, अब मैं आपको 4-5 दिन तक डिफरेंशियल और ये देंगे अपन, है ना, डीपीपी और डिफरेंशियल, है ना। तो आपको जिसको कंफर्टेबल लगता है वो डीपीपी डिफरेंशियल करें। वैसे डिफरेंशियल में मैंने आपको समझा दिया है, मेन वेरिएबल, सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। और वो उसकी प्रैक्टिस अपन ने अच्छे से एनसीईआरटी और किससे कर लिए, मैंने एक्सरसाइज 3 आपको करा दी है। हालांकि मैं डिस्कस 1 और 2 भी करूंगा। अब आपकी इच्छा है कि आपको डिफरेंशियल को कितना और टाइम देना है ना। मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, डिस्कस करा दिया है, समझा दिया है क्या आता है क्या नहीं आता है। अब आप जितना टाइम देना चाहें डिफरेंशियल को दें, और नहीं देना चाहें तो किसी और चीज को भी टाइम दे सकते हैं। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अपन ने जो पढ़ा है ना, उससे लगभग लगभग सारा कवर हो जाएगा, है ना। तो अब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है तो करें, अदरवाइज आप चाहें तो रिवीजन पे ध्यान दे सकते हैं, है ना। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट में आ जाते हैं अपन। तो एक तो मैंने आपको डीपीपी दे दी है, और आप डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए और बी ले लीजिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में, है ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए एंड बी करें, और एक डीपीपी नंबर 26, ये आपका होमवर्क है। चलिए, ठीक है, डीपीपी नंबर 26 है, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सेक्शन ए और बी, है ना, सेक्शन ए एंड बी। बेटा लेना पड़ेगा ना इतना इतना, तो भाई अगर अपन इतना इतना होमवर्क नहीं लेंगे तो अपनी एक्सरसाइज 1 कब कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 2 कब कंप्लीट होगी। फिर ऐसा नहीं हो कि वेक्टर थ्री खत्म हो जाए और अपनी शीट ही शुरू ना हो, है ना। 2-4 दिन में इसको खत्म करेंगे शीट को, तभी तो वेक्टर थ्री को स्टार्ट करेंगे ना शीट को करना, है ना। एक क्वेश्चन आता है लगभग लगभग एडवांस में, ये 90% चांसेस यही रहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल आया है। और जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, इतना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मीटिंग क्लोज करते हैं बेटा, है ना, और कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय। चलिए ठीक है।